नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की जो हिंदी पुस्तिका है उसका अध्याय नंबर 14 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय के जो कवि हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो ये क्षितिज भाग 1 का जो अध्याय है, पहले हम इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और उसके बाद में इस कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 ईस्वी में होता है। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई थी। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से एक वकील थे। उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। अब इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वो देखते हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जनसाधारण का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता मानी जाती है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इनकी जो प्रस्तुत कविता है, इसमें कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग इसमें व्यक्त किया गया है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका सामाजिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त की गई है। अब जो कठिन शब्द है उनके अर्थ जान लेते हैं। बित्ते के बराबर मतलब छोटा सा या एक बलिष्ठ, जो एक वेश खाट के अंगूठे से छोटी अंगुली तक की लंबाई का एक नाप होता है, जिसका लगभग सेंटीमीटर में 22.5 सेंटीमीटर होता है। ठिगना का अर्थ है बोना, नाटा, छोटा। मुरेठा होता है पगड़ी, हठीली मतलब जिद्दी, फाग होली के आसपास गाए जाने वाला एक लोकगीत। पोखर होता है छोटा तालाब। चमकाना मतलब चकाचौंध पैदा करना। चट मतलब तुरंत। झपटे मारना मतलब झपटना। चतुर का अर्थ है चतुर या चालाक। रेवजा का अर्थ था एक पेड़ जो कुछ बबूल के पेड़ से मिलता है। जुगुल का अर्थ होता है युगल या दो। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि प्रकृति या जड़ पदार्थों में मनुष्य के गुणों का आरोप करके चेतन के समान उनकी चेष्टाओं का चित्रण करना मानवीकरण कहलाता है। तो यहाँ इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं कविता। पहला
काव्यांश है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत के बैठा अकेला, एक बीते के बराबर। यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से केदारनाथ जी कहते हैं, एक कवि कहते हैं कि चंद्र गहना नामक एक गांव से वो लौट रहे हैं, कि उस गांव से वो वापस आ रहे हैं। लौटते वक्त रास्ते पर पड़ने वाले खेतों का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर कवि ने उनकी सुंदरता को इस काव्यांश के माध्यम से प्रकट किया है। वो खेतों की सुंदरता पर मोहित होकर एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर खेतों की शोभा को देखने लग जाते हैं। कवि को ऐसा आभास होता है कि जैसे प्रकृति ने किसी स्वयंवर का आयोजन किया हो। बारिश भर के एक ठिगने से चने के पौधे पर खिले गुलाबी फूल को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा नाटा सा आदमी अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे दूल्हा बनकर खड़ा हो। तो यहाँ प्रकृति का जो मानवीकरण कवि ने किया है, वो चने के जो छोटा सा पौधा है उसको एक दूल्हे के रूप में कवि ने प्रकट किया है। आगे है कि छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, ये तो हो गया था। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए है, दूं हृदय का दान उसको। तो इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि चने के पौधे के पास ही उगे एक अलसी के पौधे को एक ऐसी नवयुवती के रूप में वो देख रहे हैं जिसका पतला शरीर है और उसकी लचीली कमर है, जिसमें नीले रंग का फूल खिला हुआ है। पास ही एक पतले शरीर व लचीली कमर वाली हठीली अलसी भी उगी है, जिसने अपने बालों में नीले रंग का फूल सजा रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उस अलसी के नीले फूल को देखकर कवि को लगता है जैसे वह कह रही हो, जो मेरे बालों में लगे इस नीले फूल को सबसे पहले छुएगा उससे वह अपना हृदय या दिल दे देगी। तो यहाँ पर भी कवि ने हथेली अलसी के रूप में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल कह रहे हैं कि सरसों के बारे में तो पूछो ही मत, वह तो इतनी सियानी हो गई है कि उसने तो अपने हाथ खुद ही पीले कर लिए हैं। सरसों पर जो पीले पीले फूल खिले हुए हैं उसके आधार पर कवि ऐसा अनुमान लगा रहा और सज धज कर दुल्हन के रूप में ब्याह मंडप में वो आ गई है। और साथ ही कवि को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे फाल्गुन का महीना ही फाग गाते हुए इस ब्याह में शामिल होने आ चुका है। यहाँ पर कवि ने सरसों का जो मानवीकरण किया है, सरसों को एक दुल्हन के रूप में प्रकट किया है। इस पूरे प्राकृतिक स्वयंवर को देख रहा हूँ जिसमें सरसों दुल्हन और चना दूल्हा बनकर ब्याह मंडप में बैठे हैं। और जब हल्की हल्की हवा चलती है तो पेड़ पौधे, खेतों पर खड़ी फसलों व फूल पत्तों के हिलने से कवि को ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति भी अपना प्रेम भरा आंचल हिलाकर इस स्वयंवर के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है और उन दोनों को आशीर्वाद दे रही है। यहाँ चने के पौधे को दूल्हे के रूप में और सरसों को दुल्हन के रूप में प्रकट किया है। आगे है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियां नील तल में जो
उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह में प्रेम का अभाव है। वहाँ लोगों के दिलों में प्रेम कम पनपता है, जबकि इस निर्जन स्थान पर, निर्जन जहाँ कोई नहीं रहता, उस स्थान पर प्रेम की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है। यहाँ पर प्रेम बहुत अधिक पनपता है, विकसित होता है। यानी शहर से दूर इस सुनसान स्थान पर कवि को हर जगह प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। जिस जगह कवि बैठे हुए हैं वहां से नीचे की ओर एक छोटा सा पोखर मतलब तालाब है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं और उस तालाब की तलहटी पर भूरे रंग की घास फूस उगी हुई है। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वह घास फूस भी पानी की लहरों के साथ लहरा रही है, यानी पानी की लहरों के साथ वह भी हिल रही है। आगे है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को चमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सूरज की जो किरणें हैं वो तालाब के पानी के बीचों बीच पड़ने पर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के बीच कोई चांदी का खंबा रखा हो, जिसकी जगमगाहट से आंखें जो है वो उसकी चौंधिया रही हो। वही तालाब के किनारे पड़े पत्थर चुपचाप पानी पीते जा रहे हैं और इतना पानी पीकर भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। न जाने इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। तो यहाँ पत्थरों को पानी पीते हुए दिखाए जाने पर कवि ने यहाँ किस अलंकार का प्रयोग किया है? मानवीकरण अलंकार का। आगे है, देख चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता, चट दबा कर चोंच में नीले गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है वो तालाब के किनारे रहने वाले पक्षियों की बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक बगुला अपनी टांग पानी में डुबाए चुपचाप एकाग्र मन से या ध्यान मग्न होकर खड़ा है और जैसे उसे पानी में कोई मछली दिखाई देती है तो वह अपनी ध्यान मुद्रा को त्याग कर सीधे पानी में अपनी चोंच डालकर उस मछली को पकड़कर निगल जाता है। और काले माथे वाली एक चालाक चिड़िया जिसके सफेद पंख है, वह जैसे ही पानी में मछली को देखती है तो तेजी से पानी के अंदर जाकर झपट्टा मारकर एक सफेद चतुर मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आसमान में वो उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि उनके आसपास कहीं थोड़ी सी ऊंची जगह है जहाँ रेल की पटरियां हैं। उनको देखकर कवि को लगता है कि उस ऊंची भूमि से रेलवे लाइन जा रही है, पर अभी ट्रेन के आने का समय नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ मैं आज़ाद हूँ। मुझे कहीं जाने की जल्दी भी नहीं है या मेरा कहीं जाने का विचार भी नहीं है, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस स्थान की सुंदरता को थोड़े समय के लिए देख सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ इस सुंदरता को आराम से देख सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास बहुत समय है। आगे चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के सामने चित्रकूट की
चौड़ी लेकिन कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कवि कहते हैं कि चित्रकूट की ये कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही हैं और वहां की जो भूमि है वो बंजर है और उस बंजर भूमि पर रीवा के कांटेदार और बेहद बदसूरत पेड़ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आगे है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे 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 टे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टीटो टीटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग जहां जुगुल जोड़ी रहती है। हर एक खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है वो तोते का मधुर मीठा स्वर जो है वो टें टें करता हुआ कवि को सुनाई दे रहा है और साथ ही सारस का स्वर भी टीटो कभी ऊंचा तो कभी धीमा उनको सुनाई पड़ रहा है। उन दोनों के स्वरों को सुनकर कवि को ऐसा लगता है मानो वह जंगल का सीना चीरता हुआ निकल रहा हो। सारस हमेशा जोड़े में रहते हैं, इसलिए कवि का मन कर रहा है कि वो भी सारस के साथ अपने पंख फैलाकर उड़कर उस जगह पहुंच जाए जहां सारस अपनी जोड़ीदार के साथ रहते हैं और वो उन हरे हरे खेतों में बैठकर चुपके से उनकी प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं। तो ये अध्याय जो है ये समाप्त हो चुका है।